नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं प्राइवेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। और इसमें आप लोग यूथ पब्लिकेशन की जो प्रश्नोत्तरी वाली सीरीज है, जिसमें 11,000 से ज्यादा प्रश्नोत्तर है, इसको करेंगे। और इसमें 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और पहले चैप्टर का नाम था भारतीय प्रागैतिहासिक कला और दूसरा है प्राचीन साहित्य कला। तीसरा चैप्टर है ये सौंदर्य शास्त्र। ये तीसरे चैप्टर का पहला वीडियो होगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि विजन एंड डिजाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो विजन एंड डिजाइन पुस्तक के लेखक जो है वो आपके हो जाते हैं रोजन फ्राई साहब। थोड़ा टाइमिंग कर लीजिए, विजन रोजन, तो ये भी इस तरीके से याद हो सकता है, विजन और रोजन। ठीक है, ये जो रोजन फ्राई है ये ब्रिटेन के निवासी थे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि ये जो विचारकों का निम्नलिखित समूह है उनका कालक्रम क्या है, उनके कालक्रम से संबंधित करिए। विचारकों में आपके आते हैं सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और अगस्टीन। तो इन सभी ये सभी जो विचारक हैं ये यूनान से संबंधित है। और इनका जो टाइम पीरियड है वो 470 बीसी से 430 एडी का है। अब यहां ये बनाए नहीं बैठेंगे कि बीसी क्या है, एडी क्या है। ठीक है, और बीसी का मतलब ये होता है कि ईसाई के जन्म से 470 साल पहले और ईसाई के जन्म के 430 साल बाद। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि इसने कहा है कि कला एक सहज ज्ञान है। तो कला एक सहज ज्ञान है, ये कथन है आपका बेनेडिक्टो क्रोंचे का। बेनेडिक्टो क्रोंचे ने ये कहा है कि कला एक सहज ज्ञान है। इसी तरीके से कई लोगों के स्टेटमेंट है, तो सभी को याद करना आवश्यक है क्योंकि ये स्टेटमेंट आते रहते हैं और एग्जाम में कई बार ये पूछे गए हैं। जैसे कि आपका इनका पूछ लेता है कभी कभी, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का पूछ लेता है। तो इसी तरीके से कई लोगों का पूछ लेता है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये किसने कहा था? टैगोर साहब ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस स्टेटमेंट को कहा था। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है कई लोगों का दिया हुआ, उनको भी थोड़ा सा याद कर लेते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, कई एग्जामों में ये चीजें पूछी गई। जैसे क्रोंचे साहब ने कहा है कि कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है, और प्लेटो ने कहा कला सत्य की अनुभूति है, अरस्तु ने कहा कला अनुकरणीय है, हीगल ने कहा कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, शैली ने कहा कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, और रस्किन ने कहा कि कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। सभी स्टेटमेंट को याद करना पड़ेगा, ये याद करना आवश्यक है। कुछ ट्रिक बन जाए तो ट्रिक भी हो सकता है, और अगर किसी ने ट्रिक बनाया है तो कमेंट सेक्शन में वो ट्रिक शेयर कर दे, जिससे कि सभी लोग को पता चल जाए वो ट्रिक। अभी बाद में हम ट्रिक बना के इसको डाल देंगे वीडियो में। चौथा प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि अलेक्जेंडर कॉटियल्स बामगर्टन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है। तो अलेक्जेंडर साहब को सौंदर्य शास्त्र में योगदान के लिए जाना जाता है। इनका सौंदर्य शास्त्र में योगदान बहुत उच्च कोटि का था। ये बेसिकली अलेक्जेंडर साहब बर्लिन के मूल निवासी थे। अलेक्जेंडर कॉटिकल्स जो है ये सौंदर्य शास्त्र के
उनके योगदान के लिए इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है द सेंस ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन है? द सेंस ऑफ ब्यूटी के जो लेखक है वो जी सांतायाना है। जी सांतायाना द सेंस ऑफ ब्यूटी के लेखक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि इनमें से अभिनव गुप्त द्वारा नौवा रस कौन सा है? अभिनव गुप्त ने नौवा रस बताया है, 9 रसों की बात की है अभिनव गुप्त ने। तो भरतनाट्यम में 8 रस बताए गए हैं और 8 स्थायी भाव बताए गए हैं। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें 8 रस और 8 स्थायी भाव बताए गए हैं। जबकि अभिनव गुप्त की जो अभिनव भारती रचना है उसमें उन्होंने हास्य रस को भी एक रस माना है और उन्होंने कहा कि 9 रस है और यहाँ पे 9 स्थायी भाव भी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है? तो क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक महान विचारक कांट साहब है। कांट साहब को इनके समय के लिए जाना जाता है। इमैनुअल कांट इनका पूरा नाम है। ये जर्मनी के दार्शनिक रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि लोग इनको देख के घड़ी नहीं जाते थे। ऐसा ये कहा जाता है कि जब ये समय कितने पंक्चुअल थे कि ये जब किसी पार्क या किसी स्थान पे जाते थे तो रेगुलर बेस पे जहाँ पे जाते थे तो इनका ये मानना था कि 5:0 पे हमको इस पार्क में दाया पैर रखना है, तो 5:0 पे ही अपना दाया पैर उसमें रखते थे। तो समय के पंक्चुअल भी इतना ज्यादा थे। तो कांट साहब की जो पुस्तक है वो क्रिटिक ऑफ जजमेंट बहुत फेमस पुस्तक है। देखिए लिखा है कि इमैनुअल कांट जो कि जर्मन के वैज्ञानिक, शास्त्री और दार्शनिक थे, उनका वैज्ञानिक मत जो है वो कांट लाप्लास परिकल्पना है। उक्त परिकल्पना के अनुसार संतृप्त वाष्प राशि नेबुला से सौरमंडल उत्पन्न हुआ। कांट का नैतिक मत जो है वो नैतिक शुद्धता का सिद्धांत है और कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत अथवा कठोरतावाद कहा जाता है। उनका दार्शनिक मत आलोचनात्मक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है और इमैनुअल कांट अपने इस प्रचार से प्रसिद्ध हुए कि मनुष्य को ऐसे कर्म और कथन करने चाहिए कि अगर सही करे तो मनुष्यता के लिए वो अच्छा हो। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इमैनुअल कांट का सिद्धांत क्या है? तो इमैनुअल कांट का जो सिद्धांत है वो अंतर्ज्ञात है। इनके सिद्धांत का आधार क्या है? अंतर्ज्ञात है, भाव लय रस नहीं, क्योंकि ये बहुत कठोरवादी थे। तो कठोरवादी जो रहेगा वो भाव रस और लय से इसका कोई संबंध नहीं रहेगा। यहाँ पे आसानी से समझा जा सकता है कि अंतर्ज्ञात ही इनके सिद्धांत का आधार है। जर्मन चिंतक कांट ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ क्रिटिक ऑफ जजमेंट में ब्यूटी और सब्लिमिटी दोनों ही पक्षों पर विचार किया। कांट के अनुसार सौंदर्य प्रत्यक्ष रूप से आकर्षित करता है और सब्लिमिटी प्रत्यक्ष रूप से कांट की दृष्टि में सौंदर्य रूप में है, रंग में नहीं। रंग अनावश्यक तत्व है। जैसे कि इनका ये मानना था कि दो व्यक्ति हैं, एक सांवला है एक गोरा है। तो इनका ये मानना था कि वो जो रूप है वो क्या नाम है कि सौंदर्य को प्रतीक करता है। रंग सांवला गोरापन होना ये बेकार की बातें हैं। कांट ने सौंदर्य के भौतिक अस्तित्व को स्वीकार किया और सौंदर्य अनुभूति वास्तविक जगत की वस्तुओं से परे की वस्तु है। वह कामना शून्य और मुक्त होती है। सौंदर्य केवल रसिक के मस्तिष्क में होती है, वस्तु में नहीं। कांट सौंदर्य को आनंद का पर्याय मानते हैं। इनका ये कहना है कि जो सुंदरता है वो देखने वाले के ऊपर निर्भर करता है। इनका ये मानना है कि दो लोग हैं, दो
न या मादा जो भी हो सकते हैं। तो कोई दो विपरीत लिंग के लोग हैं, वो भी ये है, तो इनको ये पसंद आ रहा है, हालांकि इसको ये व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये इनके इनके मन के ऊपर निर्भर करता है, इनके देखने के नजरिए के ऊपर निर्भर करता है कि ये ज्यादा सुंदर इनको लग रहा है, जबकि इनको ये सुंदर लग रहा है। तो वही बातें हैं, प्रेम में यही होता है, कोई किसी को सुंदर लगता है और कोई किसी को सुंदर नहीं लगता। तो एक कहावत है हमारी तरफ कि जब दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है, तो वही बात है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 22 कह रहा है सुकरात का जन्म स्थान क्या है। अभी हमने दूसरे नंबर के प्रश्न में देखा था कि सुकरात विचारकों के वो जो टाइम पीरियड था उसके बारे में देखा था, तो हमने बताया था कि सुकरात जो है यूनान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सुकरात का जन्म स्थान जो है वो यूनान है। सुकरात, प्लेटो, इन सभी का संबंध वहीं से है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 24 में आपसे कह रहा है कि एक मिनट भाई, प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु, अरस्तु का भी हमने बात किया था कि अरस्तु जो है ये भी वही क्या है, यूनान के। कह रहा है प्रश्न, प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसका शिष्य था। तो दार्शनिक जो है वो प्लूटो के शिष्य थे। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात का शिष्य प्लूटो था और प्लूटो के शिष्य अरस्तु थे। ये तीनों सीरीज है, सुकरात, प्लूटो और अरस्तु। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो के जो ग्रंथ है वो है द पब्लिक, द स्टेटमेंट और द लॉज और आपका सिंपोजियम और इयोन आदि प्लेटो के प्रमुख ग्रंथ हैं। ये भी अरस्तु भी यूनान के दार्शनिक। प्रश्न 25 की ओर चलते हैं। 25 कह रहा है दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक का जनक कौन है। दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक आपको मैक्स बर्गीमन माना जाते हैं। मैक्स बर्गीमन जो है वो आपके दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 25वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो रॉजर फ्रे को रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है। रॉजर फ्रे का पूरा नाम है रॉजर एलियट फ्राई। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 की ओर चलते हैं। 27 नंबर आपसे पूछ रहा है कि इच्छा पूर्ति का सिद्धांत का आधार क्या है। इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का जो आधार है वो है मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप लोग ये लगे कि यार ये बड़ा कठिन है, हालांकि ये मुझे लगता है सबसे कठिन चैप्टरों में से एक है, क्योंकि इन सभी को रटना पड़ेगा आपको। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कि आपको पुराना कुछ मिल जाए कि हाँ मैंने इसको पहले पढ़ा है। और जो दर्शन शास्त्र के होंगे, जिन्होंने दर्शन शास्त्र पढ़ा होगा, उनको शायद ये आसान लग रहा हो, लेकिन अन्य के लिए ये काफी कठिन है। सिर्फ और सिर्फ अभी अपने पास एक ही रास्ता है, रटना। तो रटने के अलावा हमारे पास अभी कोई रास्ता नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर का जो जवाब होगा वो होगा मनोवैज्ञानिक, और इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार जो है वो मनोवैज्ञानिक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर का प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि ये अभिकथन है और कारण है। अभिकथन में ये कह रहा है सिगमंड फ्रायड का मत था कि काम भी कलात्मक सृजनात्मकता का मूल कारक है। कारण ये बता रहा है कि क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने यह खोज की कि समस्त मानवीय व्यवहार के पीछे प्रेरणात्मक शक्ति मानी जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। सी में यह कहा गया है कि ए सही है और आर थोड़ा बहुत सही है, आंशिक सत्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ रखना पड़ेगा आपको।
पुस्तक जो है ये मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो एच जिमर साहब है। पुस्तक का नाम भी बड़ा कठिन है, मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन। इसके लेखक जो है वो एच जिमर साहब है। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन के लेखक प्रख्यात जर्मन इतिहासकार हेनरिक जिमर है। और जिमर मैक्स मूलर के पश्चात दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें भारत के सांस्कृतिक एवं कला का विस्तृत ज्ञान था। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन और बौद्धिक इतिहास विभाग का वर्ष 2010 में इन्होंने उद्घाटन किया, इन्हीं के नाम पर तो किया गया। प्रश्न संख्या 30 की ओर चलते हैं। 30 का है कि इसने कहा सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य से है। ये बात कहा था हीगल साहब ने कहा था। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 30 का जो ए ऑप्शन है वो सही है। हीगल ने कहा था कि सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या में लिखा है कि हीगल एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका समय जो है 1770 से 1831 रहा। हीगल ने ललित कला को 5 भागों में विभाजित किया, जो काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला और वास्तुकला है। काव्य कला को सबसे श्रेष्ठ और वास्तुकला को सबसे निम्न माना है हीगल साहब ने। ये बात याद रखिएगा कि हीगल साहब ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ और आपका वास्तुकला को सबसे निम्न माना है, जबकि इसके पूर्व में हम लोगों ने देखा था कि चित्रकला को सबसे श्रेष्ठ माना गया था। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 आपसे कह रहा है जॉन रस्किन ने किस कलाकार की प्रशंसा में मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक लिखी? तो जॉन रस्किन ने टर्नर के प्रशंसा में मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक लिखी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं इसके व्याख्या की ओर। तो व्याख्या आपसे कह रहे हैं कि जॉन रस्किन का समय जो है वो 1819 से लेकर के 1900 तक माना जाता है। तो रस्किन के कला संबंधी विचार जो मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक में लिखे गए हैं, जो आंग्ल दृश्य चित्रकार टर्नर की कला की प्रशंसा में लिखी गई है। रस्किन के अनुसार कला द्वारा विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि हमने पहले देखा था। रस्किन ने कला की दूसरी विशेषता सत्य की प्रस्तुति बताई है। रस्किन ने सत्य तथा प्रतिकृति के 3 भेद बताए हैं। और रस्किन ने यह भी कहा है कि रस्किन ने कला में विचार और व्यंजना को रस्किन ने कला एवं विचार की व्यंजना को सर्वोपरि माना है। उनके अनुसार जो है वो कला सदैव सृजनात्मक और मौलिक होती है। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। 32 नंबर प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि अभिकथन और कारक है। अभिकथन में ये कह रहा है कला को उत्कृष्ट प्रदान करनी चाहिए, कला को उत्कृष्टता प्रदान करनी चाहिए। क्यों उत्कृष्टता प्रदान करनी चाहिए? तथा मानव की प्रगति में योगदान करना चाहिए। आर कह रहा है क्योंकि यह मानव समाज को सत्य के अनेक पक्षों के प्रति प्रबुद्ध बताती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ए और आर दोनों सही है। व्याख्या में बताया गया है कि मनुष्य की रचना जो उसके शरीर में आनंद प्रदान करती है कला कहलाती है। कला का अर्थ सुंदर, सुखद, मधुर, कोमल और सुख देने वाला है एवं शिल्प, हुनर और कौशल है। अतः कला को उत्कृष्टता प्रदान करनी चाहिए तथा मानव की प्रगति में योगदान करने चाहिए, क्योंकि यह मानव समाज को सत्य के अनेक पक्षों के प्रति प्रबुद्ध बनाती है। इसलिए ए और आर दोनों बातें सही है।
33 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि अलंकार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो अलंकार सिद्धांत का प्रतिपादन आचार्य बामोह ने किया था। आचार्य बामोह ने कला सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और आचार्य बामोह जो है वो संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध आचार्य थे। उनका काल निर्भय था। निर्णय भी अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों की तरह विवादपूर्ण है। फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है। ये भित्ति चित्रण में किया जाता है। इसका उपयोग जो है आपको अजंता के चित्र में किया गया है। और आपका ये इधर जो बाघ की गुफाएं हैं, चित्रमासन गुफाएं हैं, कई जगहों पे फ्रेस्को चित्र का उपयोग किया गया है।